हेलो स्टूडेंट्स। मैं क्षमा चाहता हूँ कि पिछले एक वीक से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन और कुछ काम की अर्जेंसी के कारण थोड़ा डिले हो गया। एंड अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से सभी साइंस के टॉपिक्स का फटाफट रिवीजन कर लेंगे ताकि हम बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक मोड आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमंस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी हम पहले खाने को निगल लेते हैं। अमीबा भी देखिए, वो फॉल्स फुट बनाता है सूडोपोडिया, और वो खाने को अंदर ले लेता है। अंदर उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड है या जो एक्सक्रीट है उसको वो बॉडी से बाहर फेंक देता है। यानी इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है। पैरामीशियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपनी सीलिया की मदद से क्या करता है कि फूड को अपने जो स्पेसिफिक स्पॉट पे भेजता है, और जहाँ पे वो फिर उसको क्या कर लेता है, एनगल्फ करके क्या है, और उसको वो फिर डाइजेस्ट कर लेता है। यानी न्यूट्रिशन, हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे अभी आगे, जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो देखिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर देखते हैं तो अगर हम माउथ को लेते हैं तो हमारे माउथ के अंदर होते हैं सलाइवा। ठीक है। सलाइवा किससे सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें डक्ट पाई जाती है, यानी वो माउथ के अंदर डक्ट से ओपन होते हैं। ठीक है। थ्री पेयर्स, हमारे अंदर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपको इतना कोई डिटेल में नहीं, एक तो होते हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल, जो टंग के नीचे पाए जाते हैं। पैरोटिड है वो पिन्ना के थोड़ा सामने की तरफ मिलता है, सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे, और सब मैंडिबुलर यानी जो हमारी जॉ बोन है उसके नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब बात आती है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। यानी अगर सवाल आ जाए कि भाई डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही। दूसरा, सलाइवा के अंदर लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। लाइजोसोम्स के कारण क्या होता है, वो माउथ के अंदर किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता। तीसरा फंक्शन, वो हमारे माउथ को वेट रखता है, जिसके कारण हम हमारी टंग का प्रॉपर मूवमेंट हो पाता है, और टंग का प्रॉपर मूवमेंट हो पाएगा तो हमें बोलने में सहूलियत होगी, यानी वो स्पीच में मदद करता है। चौथा, वो उसके अंदर खूब सारा म्यूकस होता है, यानी जो खाना हम निगलते हैं वो ईसोफेगस में चिपक नहीं जाता। वो क्या होता है कि बिल्कुल स्मूथली क्या होता है, स्टमक तक चला जाता है, यहाँ तक। तो ये जो ये काम होता है, ये म्यूकस से ये क्या होता है, लुब्रिकेशन का काम होता है। ठीक है। अब बात आती है इस पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होता है। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, हम जब खाना हमारे फेरिंग्स होते हुए जब ईसोफेगस में पहुंचता है तो उनकी जो मसल्स होती हैं उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जिसके कारण क्या होता है, खाना है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और पीछे वाली मसल्स का रिलैक्सेशन, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, जिसके कारण खाना है वो आगे ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहा जाता है। अब खाना है ईसोफेगस से कहाँ आ गया, स्टमक। तो बेटा जी स्टमक के अंदर क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है म्यूकस, एक होता है HCl और एक होता है पेप्सिन। बेटा जी पेप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक स्टमक में क्या सीक्रेट नहीं होगा, HCl। यानी स्टमक की pH जब 1 to 2 होगी ना, तभी हमारा पेप्सिन एक्टिव होगा। और पेप्सिन किसके काम में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। और म्यूकस किसका काम, क्या काम है, तो म्यूकस क्या करती है, जब हमारा ये जो स्टमक होता है ये इसकी अंदर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है, ताकि ये जो HCl है और ये जो पेप्सिन है ये स्टमक को डैमेज ना पहुंचा सके। यानी म्यूकस का तो काम क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक है।
ठीक है। और पेप्सिन कब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक क्या नहीं खूब सारा क्या नहीं सीक्रेट होगा, HCl। ठीक है। और HCl ही पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और जब ये HCl ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमको क्या हो जाती है, एसिडिटी। इसलिए एसिड और बेस में एक चैप्टर होता है ना, कि वहाँ पे एसिड और बेस जो चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक होता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का क्या रोल होता है। तो वो क्या होता है, जब खूब सारी एसिड हमारे स्टमक में होती है तो हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ को, चाहे इनो हो चाहे इसको हम जैसे ही पीते हैं हमें हाथों हाथ आराम आ जाता है। ठीक है, वी फील गुड। ठीक है। अब स्टमक से फिर खाना कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बेटा जी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे डाइजेशन होता है। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, वही डाइजेशन जेजुनम में कंटिन्यू होता है। और इलियम में रीअब्जॉर्प्शन, जो खाना डाइजेस्ट कर लिया आपने उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो काम होता है इलियम में, लास्ट पार्ट में। ठीक है। तो ये क्यों, ये कैसे होता है, ज़रा हम इसको समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, स्फिंक्टर मसल। हमने स्टमक से जैसे ही इंटेस्टाइन में आप एंटर करते हो, यहाँ पे एक मसल का बना हुआ स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर यानी एक आम भाषा में बोले तो वैल्व। ये यानी खाना जैसे ही स्टमक से इस इंटेस्टाइन में पहुँच गया, वो इंटेस्टाइन से वापस से ताकि स्टमक में ना पाए, इसके लिए वहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी और कॉइल्ड होती है, जबकि जो कार्निवोरस होती है उनकी छोटी होती है। क्यों होती है, बिकॉज जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं ना बेटा जी, वो खाते हैं सेलुलोज। सेलुलोज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। रूमिनेंट्स जैसे हम देखते हैं ना, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, वो पहले तो धड़ाधड़ घास खाते हैं, फिर आराम से बैठ के उसको उस घास को वापस से वो रीगर्जिटेट करते हैं और फिर जुगाली करते रहते हैं वो आराम से, ताकि उसका कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, मीट खाते हैं। मीट इज़ मेनली प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है। ठीक है। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना कि अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम होंगे जो किसका डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आएंगे, जिसमें मेन एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन, जो इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट हो। लाइपेज वो होता है जो फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत गजब की चीज़ होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेन डाइजेशन के एंजाइम है ना बेटा, वो आते हैं पैनक्रियाज। देखिए ये है पैनक्रियाज, यहाँ से मेन डाइजेशन के एंजाइम आएंगे। और ये है लिवर। ठीक है। लिवर से हमारे पास बाइल बनता है, वो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर यहाँ से वो दोनों पेनिक्रियास से एंजाइम और गॉल ब्लैडर से बाइल वो आके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है। तो बाइल के फंक्शन क्या होते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, यानी डाइजेशन का में उसका कोई डायरेक्टली रोल नहीं है। बट स्टमक का पीएच कैसा था, एसिडिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट एक्टिव होते हैं, जबकि जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होते हैं। यानी इसका काम क्या होता है बाइल का, कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम क्रिएट करे। और दूसरा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, जो हम फैट खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है, ये बाइल क्या करता है, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मिशेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि इसके ऊपर लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, वो फटाक से इस पर काम करने लग जाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ ना, बाइल हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूल्स, जिसके कारण क्या होता है कि वो फैट को, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर या मिशल्स के अंदर तोड़ देता है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या हो गया, जो लास्ट पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको मैंने इलियम बोला। इलियम में ऐसी क्या खास बात होती है, इलियम में बेटा जी खास बात होती है ये, इलियम में जो
वॉल है यानी इलियम की जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईली फोल्डेड होती है, ठीक है, इस तरीके से घुमावदार, इनको बोला जाता है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और उनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। तो ये जो विलाई और माइक्रोविलाई के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे खूब सारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो ताकि खाने को इन माइक्रोविलाई और विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया और फटाफट ब्लड को दे दिया। अब क्या चीज़ किस में डाइजेस्ट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं वो होते हैं अमाइलेज, और कार्बोहाइड्रेट का फाइनली जो डाइजेशन से प्रोडक्ट बनता है वो होते हैं ग्लूकोज और या फ्रक्टोज। प्रोटीन है, प्रोटीन को आप डाइजेस्ट करो चाहे आप ट्रिप्सिन से करो या प्रोटीएज से करो या स्टमक के अंदर क्या था हमारा पेप्सिन, इनकी मदद से डाइजेस्ट करोगे तो प्रोटीन से बनती है अमीनो एसिड्स। और लिपिड या फैट का जब आप डाइजेस्ट करोगे, फैट किस कौन से एंजाइम की मदद से, लाइपेज, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनते हैं। अब ये और ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब हो गए कहाँ चले गए, ब्लड में चले गए, और ब्लड से कहाँ चले जाएंगे वो सेल्स में, बॉडी के सेल्स में चले जाएंगे, जहाँ पे उनका जैसा उनका यूज़ है उस हिसाब से उनको काम में ले लिया जाएगा, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट आ जाती है वो आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, देखो थोड़ा बहुत पानी का या कुछ दवाइयाँ ड्रग्स का हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे एनल स्फिंक्टर, जो लास्ट स्फिंक्टर है, वहाँ से क्या होता है बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफिकेशन, ठीक है। फीकल मैटर जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देना, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जो नहीं बना पाएंगे। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए। एसिड का क्या रोल होता है स्टमक में, भैया उसके बिना पेप्सिन एक्टिवेट ही नहीं होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम होता है, फूड को ब्रेक करना, उसको डाइजेस्ट करना, सिंपल फॉर्म में तोड़ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है कि खाना एब्जॉर्ब हो जाए, तो देखिए बेटा जी पूरा मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा दिया कि जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उनको तो बोला जाता है विलाई, और उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो है माइक्रोविलाई, जिसके कारण सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है और वहाँ पे खूब सारी ब्लड सप्लाई भी होती है जो फटाफट इस खाने को जो डाइजेस्टेड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रिवीजन के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या है, देखिए रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो खाना हम खाते हैं, अभी खाना हमने खाया, खाने का डाइजेशन कर लिया, और जो खाना हमने डाइजेस्ट करके सेल्स को भेजा, सेल्स को हमने भेजा फूड, तो इस फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इससे एनर्जी को ऑब्टेन करने के मेथड को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन यानी एनर्जी को बनाने का एक मेथड होता है। देखिए ये बहुत एक सिंपल सी मैंने आपको एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम से बना, देखिए हम लंग्स की मदद से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, सेल्स में पहुँची, ठीक है। फिर हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है जिसके कारण ग्लूकोज हमको मिलता है, वो ग्लूकोज भी सेल्स में पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज को हम बर्न करेंगे, ठीक है, यानी जलाएंगे, तो इससे हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल हो गया हमारे लिए, ठीक है। और अगर किसी तरीके से अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, सेल्स में क्या पहुंच गई है, ग्लूकोज तो पहुंच गई है, तो यानी ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसके कारण एक तो हमारे पास अगर वो फंगस है यानी यीस्ट, ठीक है, तो उससे अल्कोहल बनता है,
ठीक है। और अगर वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं या आई हैं, उनके अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। इसलिए क्या होता है, जब हम बहुत तेज़ भागते हैं तो थोड़ी देर बाद में हमारे पेन होने लग जाता है मसल्स के अंदर। वो किस कारण होता है, बिकॉज हमारी मसल्स के अंदर क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। क्योंकि जब इंसान बहुत तेज़ भाग रहा होता है तो मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एक साथ इतनी सारी ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पाती, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का होता है। पहले वो ग्लूकोज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाते हैं, यानी 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 बन गए। अब अगर आपके पास खूब सारी ऑक्सीजन है तो ये काम तो होता है साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है ये बनता है साइटोप्लाज्म। फिर अगर आपके पास खूब सारा ऑक्सीजन है तब आप माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाओगे, जहाँ पे CO2 H2 और एनर्जी कितना होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जलाने से 36 ATP बनते हैं। बट अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। मसल्स के अंदर तो बन जाता है लैक्टिक एसिड। देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है और मसल्स में है तो देखिए, पायरुविक भी कितने कार्बन का है, 3। लैक्टिक एसिड भी कितने कार्बन का है, 3। यानी इसके अंदर कोई CO2 नहीं बनेगा, CO2 पे क्रॉस लगा दिया इसलिए। यहाँ पे देखिए, पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3। और अगर ये फंगस है, यीस्ट, तो ये उससे अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल कितने कार्बन का है, 2। यानी इसमें CO2 निकल सकता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन है जिसमें CO2 नहीं बनती, तो वो लैक्टिक एसिड है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या होता है, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम ATP बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये टूटता है। ये टूटता किस में है, एक तो फॉस्फेट में, ADP देखिए, ट्राइफॉस्फेट था, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट है, वो टूट जाएगा एक तो डाइफॉस्फेट में, ठीक है, और एक वो फॉस्फेट रिलीज कर देगा। इस दौरान क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो देखो, ATP इज ब्रोकन डाउन गिवन राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना जाता है। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है बेटा जी। ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली अगर छोटे सेल्स हैं, छोटे सेल्स यानी ए सेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने बता रहा, वो तो सीधा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जिसे देख रखा है, ठीक है। बट ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में, हम जो दिन में तो वो CO2 को काम में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। बट रात में क्या होता है, रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब उल्टा स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। लिख रखा है ना, ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन इज रिलीज। जबकि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट यही प्लांट रात को फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे वो क्या रिलीज करते हैं, CO2। इसलिए कई बार कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जो फिशेस होती हैं पानी में जो रहती हैं, पानी में क्या होता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स पानी में पाए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, मतलब उनकी ब्रीदिंग रेट हमारे जो टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे पाने वाले जीव हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है। और दूसरा, उनको गिल्स के थ्रू लगातार पानी लेते रहना पड़ता है, क्योंकि वो लगातार पानी लेते रहेंगे तभी उनके उसके साथ ऑक्सीजन आएगी। हमारे अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे अंदर तो क्या होता है,
की एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म होती है। वो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज़्म कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है हमारे नॉस्ट्रल्स, ये हो गए नॉस्ट्रल्स, और हम हवा माउथ से भी ले सकते हैं। नाक से ली हुई हवा और मुंह से ली हुई हवा दोनों एक कॉमन जगह जाके खुलती है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे होती है हमारा वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स से नीचे आ जाता है ट्रैकिया। देखिए अब ट्रैकिया के चारों तरफ एक रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब हवा हमारे फेफड़ों से अंदर और बाहर निकलती है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर से हमारा ट्रैकिया कोलैप्स हो सकता है। तो उसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए उसके चारों तरफ एक कार्टिलेज का सपोर्ट होता है, जो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रैकिया है वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई। ये रे देखिए, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई है, फिर वो ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल है वो आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बना देते हैं, और उसके आगे एंड में आती है एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक। सैक हो गई थैली। यानी एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी ये जैसे मान लीजिए एल्वियोलाई है और ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, एल्वियोलाई से क्या होता है, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है, ठीक है, और जो CO2 है वो ब्लड से एल्वियोलाई को दे दी जाती है ताकि वो बाहर चली जाए, ठीक है। यानी बहुत थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। तो यानी और इसीलिए यहाँ पे खूब सारी ब्लड, यानी एल्वियोलाई के चारों तरफ खूब ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि फटाफट जो भी ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आई है उसको वो लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बता दूं, कभी भी हमारे लंग्स पूरे खाली नहीं होते, ठीक है। जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो कुछ हवा हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हमेशा लंग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, एक्सपीरेशन के बाद में भी, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में भी, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ऑक्सीजन हमने ले ली। ऑक्सीजन देखिए, अब इस चार्ट को अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन को हमने कहाँ पे ले लिया? ऑक्सीजन आई बाहर से, हमने नॉस्ट्रल की मदद से, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और हमारी लंग्स में आ गई, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई से वो ब्लड में आ जाती है। ब्लड में जो पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, RBC, रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है, तो उससे फिर वो सेल्स में चली जाती है ऑक्सीजन। ये जो RBC हीमोग्लोबिन है ये उसको सेल्स तक लेके जाता है, सेल्स में वो ऑक्सीजन को सेल को दे देता है। फिर यहाँ पे होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से क्या बनती है? CO2। वो CO2 किस में आती है? सेल से ब्लड में आती है, ब्लड में वो घुल जाती है डिज़ोल्व फॉर्म में, वहाँ से लंग्स, और लंग्स से वो बाहर। यानी ये देखिए यहाँ पे एक इंटेक्स क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हमारी बॉडी में किसकी मदद से होता है? एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो किसके अंदर पाया जाता है? RBC, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? वो तो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही होता है, यानी वो ब्लड में डिजॉल्व्ड फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले? एक तो ये होता है कि जो टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे पाए वाले जानवर होते हैं, उनमें वहाँ पे हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए हमें सांस लेना हमारे लिए आसान होता है। और दूसरा, हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड लंग्स पाए जाते हैं जो एक साथ बहुत सारी ऑक्सीजन को अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज किस किस तरीके से हमें एनर्जी देती है? आपको पता है ग्लूकोज तो पहले किस में टूटती है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, और फिर अगर ऑक्सीजन है तो वो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो या तो वो लैक्टिक एसिड बना देगा या इथेनॉल बना देगा। वेरी सिंपल, ठीक है। और किस तरीके से हमारे लंग्स डिज़ाइन होते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया, तो वो मैंने बताया था ना, उल्टा पेड़ होता है, एक से फिर दो ब्रांचेस, यानी हमारे अंदर
एक्सेसिव ब्रांचिंग हो जाती है, जिसके कारण सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ इतना सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। हम बहुत जल्द, आई होप कल ही, इससे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज जो लाइफ प्रोसेस है ये आपके फाउंडेशन के लिए, साइंस के या बायो के फाउंडेशन में, एंड इवन फॉर बोर्ड्स, इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक. So kids, keep working hard. All the very best.